नमस्कार। मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है शहीद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। शहादत उस व्यक्ति की जिसे दुनिया मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के नाम से जानती है। हम उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। दोस्तों, आज के ही दिन किसी ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। किसी ने इसलिए क्योंकि मैं उस व्यक्ति का नाम गांधी जी के साथ नहीं जोड़ना चाहता। हत्या के दिन एवं उनके आसपास के घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो सरकार, हत्यारे एवं बहुत से चेहरे अन्य इर्द गिर्द की मनसा संदेह के घेरे में आएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी उन्हें बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि उन्हें बचाने की पूरी कोशिश नहीं की गई। हत्या के इसके बारे में यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो उसने गांधी को क्यों मारा एक पुस्तक है। ये डॉक्टर अशोक कुमार पांडे के द्वारा लिखित। इनकी किस एक बार जरूर पढ़ें, देखें। जब दुनिया मंदी महामारी की दोहरी मार से जूझ रही है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और सरकारों का बर्बर और क्रूर रवैया भी देखने लायक है, ऐसे में पिछले दिनों देश भर में जब छात्रों का आंदोलन हुआ और वो शांतिपूर्ण रहा, तो ऐसे जो कि गांधी द्वारा बताए गए मार्ग, अहिंसात्मक मार्ग पर चलता हुआ एक आंदोलन रहा, तो आज भी ये देख के मानने में कोई दिक्कत नहीं कि गांधी जी आज भी प्रासंगिक है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि गांधी जी ने सही कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। फिर भी आज ऐसा लगता है कि उनको देख ऐसी घटनाएं गांधीवाद और गांधी दोनों को प्रासंगिकता को प्रमाणित करते हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति या विचार आलोचनाओं से परे नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी की जिनके लिए सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है, उनमें है भगत सिंह की फांसी, दूसरे भारत पाकिस्तान का बंटवारा, और तीसरा उनका भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, यानी जो जातीय व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था थी, उन पर उनका विचार। ये तीन चीज महात्मा गांधी के जो विचारों में सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है। कुछ महाज्ञानी महापुरुष लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोकवा सकते थे। हालांकि गांधी जी कभी ऐसे पद पर नहीं रहे जहां ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त हो। इसके बावजूद उन्होंने इसके लिए बहुत से प्रयास किए फांसी को रोकवाने के लिए, और इसमें कि दो प्रयास मैं मानता हूँ। कई बार उन्होंने कांग्रेस में भी प्रस्ताव पास किया, इरविन से भी मिले, और 18 फरवरी एवं 23 मार्च 1931 को उन्होंने दो पत्र, उनके जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए ही उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखा। जो 18 फरवरी 1931 का जो पत्र है, उसमें वो लिखते हैं, उन्होंने इरविन से कहा, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उनके विचार सही नहीं है, लेकिन भगत सिंह बिना शक एक बहादुर आदमी है। बहरहाल मृत्यु दंड की बुराई यह है कि वह इंसान को सुधरने का मौका ही नहीं देते। मैं यह मुद्दा आपके सामने एक मानवीय आधार पर रख रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि आदेश को टाल दिया जाए, अन्यथा देश में अनावश्यक उथल पुथल हो सकती है। अगर आपकी जगह मैं होता तो उन्हें रिहा कर देता, लेकिन सरकारों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी एक तरफ लोग उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, ना कांग्रेस ने, महात्मा गांधी। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल कोरी बकवास है। हालांकि वो वैचारिक रूप से एक साथ नहीं थे, उनके वैचारिक मतभेद थे, उसके बावजूद भी जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए। महात्मा गांधी ने भी उन्हें पत्र लिखकर, और फिर कांग्रेस द्वारा एक विनय पत्र भी भेजा गया था कि आप अनशन तोड़ें,
अनशन के वक्त और फिर फांसी के वक्त भी कई बार प्रयास किए गए, जिसमें महात्मा गांधी के ये 2 पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फिर 23 मार्च को गांधी ने इस मामले में वायसराय को अंतिम खत लिखा। इस खत में वे कहते हैं कि आम राय, चाहे वो सही हो या गलत, फांसी की सज़ा को उम्र कैद बदल देने की है। जब कोई सिद्धांत दांव पर न लगा हो तो अक्सर आम राय को मान लेना या आम राय का सम्मान करना कर्तव्य हो जाता है, बशर्ते कोई सिद्धांत दांव पर न लगा हो। वर्तमान मामले में अगर फांसी की सजा बदली गई तो उम्मीद यही है कि शांति स्थापित होगी, और यदि फांसी दी जाती है तो निस्संदेह शांति खतरे में पड़ेगी। इसे देखते हुए मैं आपको यह सूचित कर रहा हूं कि क्रांतिकारी पार्टी ने मुझे यह आश्वासन दिया है, अगर इन जिंदगियों को बख्श दिया जाता है तो वे हिंसा की राह छोड़ देंगे। फिर आगे वो लिखते हैं, फांसी एक न बदले जा सकने वाला कृत्य है। अगर आप सोचते हैं कि निर्णय में जरा भी खामी है तो मैं निवेदन करता हूं कि फिलहाल इसे टाल दीजिए ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। अगर ऐसा होना जरूरी है तो मैं वहां आ सकता हूं। हालांकि मैं बोल नहीं सकता। यहाँ शब्दों को ध्यान दीजिएगा। गांधी जी कहते हैं कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो बोल नहीं सकता, मैं लिख जरूर देता हूं, लेकिन मैं वह लिख दूंगा जो मैं चाहता हूं। दया कभी बेकार नहीं जाती। यानी वे भी भगत सिंह के लिए दया शब्द के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं थे। उनकी दया जैसे शब्द उनकी बहादुरी को कलंकित करते, ये गांधी जी भी मान रहे थे। इस पंक्ति में उन्होंने साफ कहते हैं कि दया कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन मैं ये कभी बोल नहीं पाऊंगा, लिख दूंगा। तो महात्मा गांधी पर इतने सारे आरोप लगाए जाते हैं, आलोचना की जाती है। बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए और हर किसी की होनी ही चाहिए। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि शायद 100-200 साल बाद शायद ही कोई व्यक्ति विश्वास करेगा कि हाड़ मांस का बना कोई एक ऐसा इंसान भी धरती पर इंसान था। उनकी ये भविष्यवाणी आज 70 सालों में ही चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। जब आप देखते हैं कि जगह जगह उनके, आज तो जब 30 जनवरी को जब लोग गांधी जी के शहादत दिवस मना रहे होंगे, तो ऐसे में कुछ लोग इसे उत्सव के रूप में भी मना रहे होंगे। ऐसे लोगों की बुद्धि पर थोड़ा तरस आता है और तरस आना भी चाहिए। और कई बार इसे दुष्प्रचार भी किए जाते हैं और गांधी और गांधीवाद को मिथक साबित करने की कोशिश की जाती है, झूठ या ढकोसले के रूप में साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि बार बार ये चीज़ें आपका हमारे सामने आती हैं और वो बार बार बेनकाब होते हैं, क्योंकि गांधी इतने सरल थे। गांधीवाद और गांधी उतने ही मजबूत भी थे, और उनका व्यक्तित्व ही नहीं, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी, वो भी उतने ही मजबूत थे। ये जो देखते हैं कि एक जो इनकी महात्मा गांधी के आलोचक जो आज उनको शायद उत्सव के रूप में बनाते हैं उनकी मृत्यु को, तो एक मानसिक बीमारी जैसी दिखती है, और ये मानसिक बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मुझे ये कहने में कोई शक नहीं कि इस मानसिक बीमारी या इस पागलपन के बढ़ावे में वो जो एक फ्रिंज एलिमेंट हुआ करता था, असामाजिक तत्व, जिसके गिरोह का एक सदस्य था वो हत्यारा, सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है। उसके अलावे भी बहुत सारे लोग, जैसे कि गांधी और गांधीवाद के जो उत्तराधिकारी हुए, वो भी इसमें भागीदार हैं। जो गांधी के प्रति जो आज विचार लोगों में है, जो एक कुविचार कहिए या फिर जो मिथक लोगों में फैल गया है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। और हमें लगता है कि गांधी को आज पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। गांधी को जानने की ज़रूरत है। गांधी के विचारों की, ऐसा नहीं है कि गांधी कोई अप्रश्नीय है या फिर उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। उनकी बिल्कुल आलोचना की जा सकती है और आलोचना करना चाहिए। आलोचना करने से ही हमें उनका जो सही बात है, मतलब सही तथ्यों तक हम पहुंच पाएंगे। एक आलोचना होनी चाहिए, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। कभी कभी हालांकि गांधी जी हर किसी को
आसानी से समझ आ जाए ये ज़रूरी नहीं। मेरे विचार में यदि गांधी या गांधीवाद समझ में ना आए तो 3 व्यक्ति या 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको पढ़ना चाहिए। एक है हमारे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे हमारे बादशाह खान या बाचा खान, जिनका वास्तविक नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वो उन्हें पढ़िए, सीमांत गांधी या आप खान अब्दुल गफ्फार खान, जो जिस नाम से आप उन्हें बुला सकते हैं। और तीसरे हैं हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये 3 अनुयायी जो कि गांधी जी के, ये तीनों जो गांधी जी के अनुयायी थे, इनको यदि पढ़ें और इनको यदि समझ लें तो शायद गांधीवाद या गांधी थोड़े समझ में आए। मैं थोड़ा इनके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। यदि आप आचार्य विनोबा भावे की बात करें तो गांधी के, वो तो पहले से ही सन्यासी थे, लेकिन गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया और पूरे देश में एक भूमिदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसे कि भूदान यज्ञ का नाम दिया गया। आप और देखते देखते लाखों एकड़ जमीन दान में दी है और लाखों लोगों को जमीन, भूमिहीनों को वो जमीन दिया गया। हालांकि जिस रूप में ये होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये अलग फिर बहस का मुद्दा है, लेकिन उनकी जो एक पहल थी, जब वो चंबल से गुजरे तो हजारों सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों डाकुओं ने चंबल के बीहड़ों में, जो डाकू डकैत थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किए और मुख्यधारा में आए। एक मैंने कहीं एक वीडियो देखा था या एक अखबार में फोटो था, पुराना अखबार का कटिंग था, जिसमें कि उनके सामने बंदूकों का पहाड़ खड़ा था। वो व्यक्ति जो कि पूरा कपड़ा नहीं पहनता, हाथ में कोई औजार नहीं, हथियार नहीं रखता, उनके सामने लोग बंदूक रखकर आत्मसमर्पण कर रहे थे। ये है थोड़ी, यहाँ देखें, ये है गांधीवाद की शक्ति। दूसरे थे हमारे बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। जब भारत, हालांकि वो पाकिस्तान के हिमायती नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, हालांकि गांधी जी भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव और गांधी जी, कांग्रेस भी शुरुआत में नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान बने, लेकिन बाद में परिस्थितियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि पाकिस्तान बना। तो गांधी जी ने जब खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा कि हम यहाँ पर तो अहिंसा और लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग हैं, आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। उन्होंने जब खान अब्दुल गफ्फार खान को पाकिस्तान भेज दिया तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि आपने हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया। मैंने जब खान अब्दुल गफ्फार खान की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की तो देखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जेल में बिताए हैं। यकीन नहीं होता एक बार में, कई बार में भी यकीन नहीं करने वाला है, लेकिन ये सच है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस या तो जेल या हाउस अरेस्ट में कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी के 40 साल कैद में बिताए। जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने कहा था कि मैं इस खंडित देश में पैदा नहीं होना चाहता, तो मुझे इंडिया और पाकिस्तान चूंकि जब बढ़ चुका तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ दफनाना जहाँ से हमारे पूर्वज आए थे। तो उनकी जो शव यात्रा थी, मज़ार शरीफ में उन्हें दफनाना था, और जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, और वो पाकिस्तान में पेशावर के आसपास कोई एक जगह था जहाँ उनको कैद करके रखा गया था। वहाँ से उनको जब ले जाया गया, ये लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र था। उस काफिले में लगभग 2 लाख आदमी थे। और वो दौर था 1987 के आसपास, 86-87 के आसपास का, जब अफगानिस्तान गृह युद्ध में जल रहा था। तब वहाँ एक तरफ हिजबुल्लाह की सरकार और दूसरी तरफ ये अलकायदा, उन दोनों ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि जब तक बादशाह खान को सुपुर्द खाक नहीं कर दिया जाता तब तक अफगानिस्तान में एक गोली नहीं चलेगी, और नहीं चली। ऐसे थे हमारे बादशाह खान। ये भी एक गांधी जी के अनुयायी थे। और तीसरे हैं हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण। जेपी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसे नारे उनसे जुड़ते हैं। ये नारा जब इंदिरा गांधी और इमरजेंसी का दौर था, हर जगह त्राही त्राही मची थी, और उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। ये थी गांधीवाद और गांधीवाद की ताकत। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको पढ़ना चाहिए। अंत में गांधी की वो पंक्ति दोहराना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं।
धन्यवाद।